ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले की क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि कैसे फ्रांस में क्रांति होती है, कैसे लुई 16 सरेंडर कर देते हैं और वो मान लेते हैं कि अब फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र रहेगा, यानी कि संविधान के ही नियम चलाए जाएंगे और वो एज इट इज राजा रहेंगे। लेकिन राजतंत्र जो है उसका फ्रांस में पूर्णतः से उन्मूलन हो गया और गणतंत्र की स्थापना हुई। तो ये सारी प्रोसेस कैसे हुई, अब हम ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्राशा के राजा से उनकी गुप्त वार्ता चल रही थी। यानी कि जो राजा थे यानी लुई 16 थे, उन्होंने सरेंडर तो कर दिया था कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि आपका जो संविधान है उसके हिसाब से हम चलेंगे, लेकिन उन्हें ये चीज स्वीकार्य नहीं थी, दिल से उन्हें स्वीकार्य नहीं थी। तो वो क्या कर रहे थे कि प्राशा के राजा के साथ उनकी गुप्त वार्ता चल रही थी कि कैसे इस स्थिति को फिर से बदला जाए। ठीक है। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित हो गए थे। उन्हें ये चिंता हो गई थी जैसे फ्रांस में क्रांति आई और राजा को हटा दिया गया, ऐसा हो सकता है, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। मतलब इन शासकों ने ये सोचा था कि अब हम गर्मियां खत्म हो जाएं, उसके बाद अपनी सेनाएं भेजेंगे और फ्रांस में जो ये सारे परिवर्तन आए हैं, जिन्होंने लाए हैं, उनको ओवरकम कर लेंगे, उनको हम उनका दमन कर देंगे। लेकिन इससे पहले ही क्या हुआ कि 1792 में नेशनल असेंबली ने प्राशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जो नेशनल असेंबली थी उस समय फ्रांस की, उसने खुद ही जो प्राशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। जो प्रांत थे, अलग अलग प्रांत थे, वहां से खुद ही लोग आने लगे सेना में भर्ती होने के लिए, ताकि इस जो राजतंत्र है, जो तानाशाही चली आ रही है राजाओं की, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। और वो खुद ही सेना में आ रहे थे पूरे जोश के साथ। और क्या कोई एक गीत गाते हुए आ रहे थे जिसे कवि रॉजर डी लॉयल ने रचित किया था, जिसे मार्शिले कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पहली बार इस गीत को मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। और यही जो मार्सिले है वो भारत का इस समय राष्ट्रगान भी है, क्योंकि ये पहली बार जब अपनी स्वतंत्रता के लिए जाते हुए सेनानियों ने गाया था, इसलिए ये बहुत लोकप्रिय है और इसीलिए ये अभी भी फ्रांस का राष्ट्रगान है। उसके बाद क्या हुआ? क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। अब क्योंकि युद्ध होता है तो उससे नुकसान तो होता ही है और कठिनाइयां भी होती हैं, आर्थिक कठिनाइयां, यानी कि युद्ध में बहुत ही धन और जन दोनों का लॉस होता है। यानी लोग तो मरते ही हैं, साथ में पैसों का भी बहुत अननेसेसरी लॉस होता है। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के ऊपर आ गई। जब आदमी चले गए वहां युद्ध में चले गए तो घर चलाने का, परिवार चलाने की जिम्मेदारी औरतों के ऊपर आ गई। और देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार मिले थे। जो 1791 में संविधान बनाया भी गया था, जो लुई 16 को जिस संविधान के अंदर शासन के लिए वो कहा गया था, उस संविधान में भी आपने देखा था कि कुछ ही लोगों को वोटिंग का अधिकार था, कुछ ही लोगों को कार्यपालिका में जाने का अधिकार था। उसमें क्या था कि आपने देखा था ना, कैटेगरीज बना दी गई थी सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक की। तो सक्रिय नागरिक में कौन थे? कुछ अमीर लोग थे और कुछ पढ़े लिखे लोग थे, यानी कि जो कर देते थे, 3 दिन का दिहाड़ी का कर देते थे, इस तरह से। और निष्क्रिय में तो बहुत सारे लोग थे। निष्क्रिय में जो 25 साल से उम्र से कम के आदमी हैं, सारी औरतें हैं, वो सब, और जो गरीब लोग थे, जो गरीब किसान थे, वो भी निष्क्रिय में थे। यानी कि निष्क्रिय जनता में बहुत सारे लोग आ गए थे जिन्हें वोटिंग का अधिकार ही नहीं मिला था। और संविधान तो बना, लेकिन ज्यादातर अधिकार अमीरों को ही मिला, कुलीन वर्ग को ही मिला। ठीक है। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल रहा। जैकोबिन क्लब जो बना था, अच्छा, जैकोबिन नाम क्यों पड़ा था? भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ जैकब के, सेंट जैकब के नाम पे पड़ा था। ठीक है। तो इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थीं, क्योंकि महिलाओं को भी कोई अधिकार नहीं दिया गया था। महिलाओं की स्थिति में तो कोई परिवर्तन आया ही नहीं था। ठीक है। तो महिलाओं ने भी इसके लिए अपने क्लब बनाए, जिसे आगे के चैप्टर में अभी आप पढ़ोगे। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से थे। यानी कि जो जैकोबिन क्लब में जो सदस्य थे वो कौन थे? छोटे दुकानदार और कारीगर, जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले, नौकर या दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। ये इन सबों ने मिलकर जैकोबिन क्लब बनाया था। ठीक है। और इसका नेता कौन था? मैक्समिलियन
रोबेस्पियर, जो रोबेस्पियर था वो आगे जाकर उसके हाथ में सत्ता गई थी, वो हम आगे पढ़ेंगे। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया, जो आप इस चित्र में देख रहे हो। क्यों? ताकि वो दूसरे लोगों से अलग दिख सके, ठीक है। इसलिए जैकोबिनों को सॉ कुलात के नाम से भी जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटनने वाले। यानी पूरा फुल कपड़ा इन लोगों ने अपनी एक ड्रेस कोड बना ली थी ताकि वो दूसरों से अलग दिखे। ऐसी पुरुषों की ड्रेस थी, ऐसी महिलाओं की ड्रेस थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। देखो, सॉ कुलात जो थे पुरुष, वो लाल टोपी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक था, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की, यानी महिलाओं को लाल टोपी पहनने की प्रतीक इस्तेमाल करने की वो नहीं थी, अनुमति नहीं थी। यानी महिलाओं को स्वतंत्रता देने के अधिकार हक में अभी लोग नहीं थे। अब क्या हुआ, सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई और उसके अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया। जैसे इससे पहले आपने देखा बास्तिल के किले पर हमला किया था, जहां से फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी, है ना। वैसे ही यहाँ पर बता रहा है कि फिर से ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया गया, राजा के रक्षकों को मार डाला गया, खुद राजा को कई घंटों तक बंदी बना के रखा गया। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव किया। नए चुनाव कराए गए। फिर 21 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पुरुष, चाहे वो उनके पास संपत्ति हो चाहे नहीं हो, उन्हें मतदान का अधिकार दे दिया गया। अभी भी आप यहाँ देख रहे हो महिलाओं का कोई जिक्र नहीं है। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। अभी तक क्या था कि हमें संवैधानिक राजतंत्र चल रहा था, है ना। पहले राजतंत्र था, फिर राजतंत्र को हटाया गया, फिर संविधान को लाया गया, संवैधानिक राजतंत्र चलाया गया। अब क्या किया गया कि फिर भी ये इन लोग को था कि राजा अभी भी पूरी तरह से हमारे हिसाब से नहीं है, हमारे पक्ष में नहीं है, तो राजा को भी हटा दिया गया, राजा के परिवार को जेल में डाल दिया गया, सभी को जो है मतदान का अधिकार दे दिया गया, चाहे उसके पास संपत्ति हो चाहे ना हो। 21 वर्ष से अधिक उम्र जिसकी है उसको मतदान करने का अधिकार दे दिया सभी पुरुषों को, ठीक है। उसके बाद एक नई जो है असेंबली का गठन किया गया, जिसको कन्वेंशन कहा गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया। अब राजतंत्र का बिल्कुल अंत कर दिया गया और फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गण यानी क्या होता है? लोग, और तंत्र यानी शासन, यानी लोगों का शासन। लोग अपनी तरफ से जिसको चुनाव करके अपना प्रतिनिधि चुनेंगे वही शासन करेगा, ठीक है। जैसे भारत क्या है? एक गणतंत्र है ना। चुनाव होते हैं, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं और वही फिर कार्यपालिका बनाई जाती है, विधायिका, सब वो शासन चलता है। लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा। अब लुई 16 जो था राजा था, उसे इन्होंने फांसी दे दी और उसकी पत्नी को भी फांसी दे दी, यानी कि राजतंत्र और राजा के परिवार को खत्म कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आया आतंक राज। अरे अब ये क्या हो गया? मतलब अब क्या था? पहले तो राजतंत्र था, ठीक है, निरंकुश राजा था, जनता भड़क गई, उसने राजा को हटा दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी असेंबली बनाई, असेंबली शासन करने लगे। लेकिन ये आतंक राज कहाँ से आ गया? देखिए 1700, अब आप यहाँ देख रहे हैं 1793 में ही लुई उसके जो परिवार को फांसी दी गई है ना। उसके बाद 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। क्यों? रोबेस्पियर, अभी रोबेस्पियर का आपने पीछे जिक्र पढ़ा था कि जो लीडर था उन सब लोगों का, जो कि गरीब वर्ग से आते थे, है ना। तो रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त अब उसके हाथ में शासन चला गया, क्योंकि वो लीडर था, उसने लीड किया, उसने आगे बढ़ाई बात, तो नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई थी। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी के सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जाता था और उन्हें दोषी पाता था तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। यानी कि देखो क्या था कि वो जब उसके रोबेस्पियर के हाथ में सत्ता आई तो उसने क्या किया, यहाँ पर कहने के लिए तो तब गणतंत्र की स्थापना हो गई। अभी आपने पढ़ा कि फ्रांस में पूरी तरह से गणतंत्र आ गया। तो रोबेस्पियर क्या करता था? जो भी उसके विरोध में बोलता था, जो भी उसके खिलाफ कुछ उसकी नीतियों को कहता था सही नहीं है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता था। चाहे वो कुलीन वर्ग का हो, चाहे पादरी हो, चाहे अब उसके ही दल का हो, यानी उसके ही राजनीतिक दल का हो, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसके पर मुकदमा चलाया जाता था। अगर उसको दोषी पाया गया तो गिलोटिन एक मशीन थी, उसमें डाल के
उसका सर काट देते थे। कैसे गिलोटिन? जैसे एक दो खंभे होते थे, यहाँ एक ब्लेड लगी होती थी और यहाँ पर उसका हत्था होता था, इसको छोड़ देते थे तो यहाँ जिसको पकड़ा जाता था वहां इसको ऐसे लटा दिया जाता था और जैसे ये हत्था छोड़ जाता था ये ब्लेड नीचे आता था और उसका सर कलम हो जाता था, यानी कट जाता था। तो इस तरह से वो लोगों को पकड़ पकड़ के मार देता था जो भी उसके खिलाफ बोलता था। तो इस चीज का लोगों के अंदर आतंक आ गया, इसीलिए इसको आतंक राज घोषित किया गया। और बाद में क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि उसने कुछ अच्छे काम नहीं किए, उसने कुछ अच्छे काम भी किए थे। अच्छा, इसका नाम गिलोटिन इसलिए पड़ा था क्योंकि इस मशीन को इजाद डॉक्टर गिलोटिन ने किया था। ठीक, रॉबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों को अधिकतम सीमा तय कर दी गई। मजदूरी की और कीमतों की अधिकतम सीमा, यानी कि ये होता था ना कि कीमत बहुत ज्यादा मार्केट में बढ़ गई है लेकिन मजदूरी ही नहीं बढ़ रही है, तो लोगों को खाने के लिए सफिशिएंट वो कमा ही नहीं पाते थे इतना कि वो अपने खाने भर को भी खरीद सके। तो इस चीज को उन्होंने तय कर दिया। गोश्त और पावर रोटी की राशनिंग कर दी, कोई अब ये जमाखोरी वगैरह नहीं होगी। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य किया गया, यानी कि जो सरकार है वो अनाज की कीमत तय करे। अपेक्षाकृत महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। अब बोलचाल में भी क्या था कि पहले बोलते थे मॉन्स्यूर यानी महाशय आदमियों को, और मदाम बोलते थे महोदय यानी महिलाओं को, जो कि एक सम्मान का सूचक था। हाँ, उसको हटाकर क्या कर दिया गया, फ्रांसीसी पुरुषों और महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए सितोयन यानी नागरिक और सितोयीन यानी नागरिका, ये संबोधन अब आपको यूज करना है। चर्च को बंद कर दिया गया। हाँ, और चर्च की जो बिल्डिंग्स थी उसको बैंक या दफ्तर की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। तो रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया था कि लोगों के अंदर उसके बहुत ज्यादा डर, जिसको भी देखो उसको 25,000 कम से कम लोगों को इसने उन लोगों का सर कटवा दिया था। तो आतंक फैल गया था, डर एकदम बुरी तरह से लोगों के अंदर बैठ गया था। तो धीरे धीरे लोगों ने विद्रोह किया और खुद ही इन्हीं को पकड़ के उसी गिलोटिन में इन्हीं का ही सर गिलोटिन में चढ़ा दिया और इनका राज खत्म हो गया 1 साल में ही। उसके बाद आया डायरेक्टरी शासित फ्रांस, यानी कि जैकोबिन सरकार के पतन के बाद। अब जैकोबिन जो था, जैकोबिन क्लब था, उसका जो रॉबेस्पियर हेड था उसके खत्म होने के बाद जैकोबिन सरकार का पतन हो गया। पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। ठीक है, नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। अब जिनके पास संपत्ति नहीं थी उन्हें फिर से मतदान देने का अधिकार उनका खत्म कर दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों में 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका होती थी, यानी कार्यपालिका बनाई गई जिसमें 5 सदस्य रखे गए, जिससे डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। अब ये जो 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका थी उसी को हमने डायरेक्टरी कहा। अब इसमें 5 सदस्य थे तो होता क्या था, 5 सदस्य थे तो वो आपस में ही उनका मतभेद होता रहता था, झगड़ा लड़ाई होता रहता था। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई। जैसे पहले क्या था, रोबेस्पियर था, एक ही था, तो तानाशाही टाइप की आतंक राज फैल गया था। लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषद से हो जाता था, तब विधान परिषद उन्हें बर्खास्त करने पे लग जाती थी। हाँ, और डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता से सैनिक तानाशाही आ गई, यानी एक सैनिक था, लीडर था नेपोलियन बोनापार्ट, इसका उदय हो जाता है क्योंकि ये लोग आपस में ही झगड़ा करते रहते हैं, इनका कुछ फाइनल ही नहीं हो पाता है। फिर सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे, यानी कि भले ही इतने सारे चेंजेस आए, राजतंत्र था, फिर उसके बाद संवैधानिक राजतंत्र हुआ, फिर राजा को फांसी चढ़ा दी गया, फिर उसके बाद आतंक राज जैकोबिन क्लब का राज आया। भले ही बहुत उठापटक हुई, अशांति रही, लड़ाई झगड़े चले डायरेक्टरी के शासन में भी, लेकिन लोगों के अंदर क्या स्वतंत्रता की भावना आ गई थी। संविधान यानी कानून के सामने लोग समान हैं, बड़े छोटे, कुलीन पादरी सब समान हैं, इसकी और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बन गए थे लोगों के अंदर, ये सारे भाव आ गए थे। अच्छा, अब हम क्या देख रहे हैं, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी। अब अभी तक आपने देखा ना कि महिलाओं की क्या स्थिति थी, महिलाओं को मतदान के अधिकार नहीं थे, और जब लोग सैनिक चले गए, आदमी घर के चले गए सेना में, तो महिलाओं की जिम्मेदारियां बढ़ गई लेकिन उन्हें अधिकार नहीं मिले, है ना। तो अब हम ये देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति के दौरान महिलाओं की स्थिति क्या थी। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी।
तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थीं। वो क्या काम करती थी? सिलाई बुनाई का, कपड़ों की धुलाई का, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थीं और संपन्न परिवारों में घरेलू काम भी करती थीं। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई और व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे, यानी कि पहले महिलाओं को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। सिर्फ वही महिलाएं पढ़ती थी जो कुलीन वर्ग में होती थी, जो बड़े घरों की लड़कियां होती थी, सिर्फ वही पढ़ पाती थी। सिर्फ धनी परिवार की लड़कियां ही कॉन्वेंट में जाके पढ़ पाती थी। उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी, ठीक है। और शादी में भी उनसे ये नहीं पूछा जाता था हाँ आपकी मर्जी क्या है, आपकी पसंद क्या है, ऐसा नहीं। शादी भी लोग अपने परिवार जो होता था उनका अपनी मर्जी से उनकी शादी कर देता था। और कोई काम वाम करने का, कोई व्यवसाय करने का, किसी भी प्रकार की व्यवसायिक शिक्षा लेने का अधिकार उन्हें नहीं था। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना, बच्चों की देख रेख। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में भी कम थी। और जो काम भी करती थी ना, जैसे कि अपने परिवार को पालने के लिए मजदूरी भी करती थी, तो उन्हें एज यूजुअल जैसे पुरुषों को हमेशा से ऐसा हुआ है कि पुरुषों की मजदूरी ज्यादा होती थी और महिलाओं की कम। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने के लिए उन पर चर्चा कर खुद ही महिलाओं ने अपने लिए राजनीतिक क्लब खुद बनाए, अखबार निकाले, पेपर्स निकाले जिसमें अपने लिए अपने अधिकारों के लिए छापा। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आ गए थे, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस क्लब कौन सा था? द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। ये सबसे ज्यादा मशहूर था और इसकी मुख्य मांगे क्या थी? महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दे दिया गया। उन्हें कोई मताधिकार ही नहीं, असेंबली में चुने जाने का और राजनीतिक पद की मांग उन्होंने रखी, उन्हें ऐसे कोई अधिकार दिए ही नहीं गए। ठीक। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए, जैसे अब सरकारी विद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें सभी लड़कियों को स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी गई कि कम से कम स्कूल की शिक्षा तो उन्हें दी जाए, बेसिक शिक्षा तो उन्हें दी ही जानी चाहिए। उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें शादी के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। शादी को उनका स्वैच्छिक अनुबंध, यानी कि वो अपनी मर्जी उनकी होगी तभी वो करेंगी, नहीं तो जबरदस्ती नहीं है। नागरिक कानून के तहत उनका पंजीकरण किया गया। तलाक को, यानी कि अगर वो शादी से खुश नहीं है तो तलाक भी वो ले सकती है, इसे कानूनी रूप दे दिया गया। मर्द औरत दोनों को ही इसकी मर्जी का अधिकार, मतलब इसकी अर्जी सिर्फ आदमी नहीं औरत भी कर सकती है कि हमें इनके साथ नहीं रहना है, ठीक है। और व्यावसायिक प्रशिक्षण भी ले सकती थी, कलाकार भी बन सकती थी, छोटे मोटे व्यवसाय भी चला सकती थी। ये सारे अधिकार महिलाओं को अब दिए गए बाद में, जब क्रांतिकारी सरकार आई थी, ठीक है। फिर भी राजनीतिक अधिकार, फिर भी जो है उन्हें राजनीतिक अधिकार अभी तक नहीं मिले थे, वोट डालने का अधिकार अभी तक नहीं मिला था। राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून लागू किया गया, महिलाओं के क्लबों को बंद कर दिया गया, ठीक है। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया और उन्हें कुछ को फांसी पे भी चढ़ा दिया गया, जो इन सब चीजों की मांग कर रही थी कि हमें राजनीतिक अधिकार दीजिए, हमें मताधिकार दीजिए, हमें असेंबली में कुछ पद मिलने चाहिए। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रहा। अंततः फ्रांसीसी महिलाओं को 1946 में मताधिकार हासिल हो ही गया, ठीक है। तो ये थी महिलाओं की स्थिति, कैसे कैसे उनकी स्थिति बदली और अंततः उन्हें मताधिकार प्राप्त हो गया। उसके बाद हम देखते हैं एक और वर्ग था दास। दास वर्ग की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी और कैसे ये दास प्रथा खत्म की गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी समाज सुधार में से एक था। जब जैकोबिन शासन आया था तो उसने इस दास प्रथा को खत्म करने का प्रयास किया था। दास, देखिए दास क्या होते थे? दास होते थे यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार पूरा किया जाता था। जो गरीब तबके के लोग होते थे, हाँ, उनको क्या करते थे कि जानवरों जैसा उनके साथ सलूक होता था। उन्हें बेड़ियों में बांध कर रखा जाता था, जंजीरों में, और उनसे जानवरों के जैसे ही बिहेव किया जाता था, उनसे काम किया। उन्हें इंसान नहीं माना जाता था, उन्हें इंसान की कैटेगरी में नहीं माना जाता था। और उनका कहाँ इस्तेमाल किया जाता था? जैसे तंबाकू है, नील है, चीनी है, कॉफी, इन सब की मार्केट में मांग बहुत ज्यादा थी और बहुत दूर दूर जो वहां के लोग थे, जैसे फ्रांस के लोग थे और जो यूरोप के लोग थे, वो बहुत दूर दूर तक मजदूर वहां के नहीं जाना चाहते थे, काम नहीं करना चाहते थे। तो ऐसे लोगों को
अफ्रीकी हो गए, नीग्रोज हो गए, इनको पकड़ के ये लोग ले जाते थे और इनसे काम करवाते थे, है ना। और ये सिर्फ खाने के लिए देते थे और कोई ऐसा नहीं था कि मजदूरी वगैरह। और इनकी बाकायदा मार्केट लगती थी, वहां पर दास खरीदे और बेचे जाते थे, सप्लाई किए जाते थे, ठीक है। तो इनका जीवन बहुत ज्यादा बेकार था, मतलब इंसान समझा ही नहीं जाता था इनको, इनका जीवन जानवरों जैसा था। हाँ, क्या है, फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नानते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरेबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूस दिया जाता था। वहां उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी, नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। यही दास वहां जाके काम करते थे तो इनका उत्पादन बढ़ गया। बोर्दे और नानते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं, है ना। क्योंकि दासों से इन्हें बहुत फायदा था, दासों से इनका व्यापार चलता था, दासों से इन्हें बहुत आर्थिक लाभ होता था, इसलिए बहुत ज्यादा इन लोगों ने चर्चा नहीं की। लेकिन क्या हुआ कि बाद में लेकिन अंततः सन 1794 के कन्वेंशन में ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों को की मुक्ति के कानून को पारित कर दिया। पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। उसके बाद जब नेपोलियन आया था उसने दास प्रथा को फिर से शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि दास होने चाहिए, इससे बहुत आर्थिक लाभ है, इससे हमें बहुत हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत बूम कर पाती है। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी नीग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। ठीक, अब हम देखेंगे कि क्रांति और रोजाना की जिंदगी। क्रांति के बाद फ्रांसीसी क्रांति जब हुई तो उस दौरान रोजाना की जिंदगी कैसी थी, क्या राजनीतिक लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल, उनकी पीढ़ी उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती थी। 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। जो फ्रांस की क्रांति थी, फ्रांस से ही लोगों में क्रांति आई, उसके बाद ही लोगों के अंदर ये विचार आया कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, हमें कुछ अधिकार होने चाहिए, हमारे कुछ नैसर्गिक अधिकार होने चाहिए, जो जीवन जीने के लिए जरूरी चीजें हैं वो लोगों को मिलनी ही चाहिए, उसका लोगों को अधिकार होना चाहिए, उस पर रोक नहीं होनी चाहिए या उस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें कहाँ से शुरू हुई थी? फ्रांस से ही। इसलिए फ्रांस की क्रांति मतलब सब बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, जानने के लिए कि अपने अधिकार, अपने लिए अवेयरनेस कैसे लोगों में आई, कहाँ से आई। जो आज आप देख रहे हो दुनिया भर में लोगों का अधिकार और तमाम संस्थाएं हैं लोगों के लिए, क्या जानवरों के लिए भी, पेड़ पौधों के लिए भी, यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि उनके भी अधिकार है ना। तो ये सारी चेतना कहाँ से आई? एक क्रांति हुई फ्रांस की जो एक चिंगारी के रूप में ये धीरे धीरे पूरी जगह फैल गई और लोगों को इन सारी चीजों के बारे में अवेयरनेस आई। तो उस दौरान जिंदगी कैसी थी? सबसे ज्यादा क्या था, बास्तील के विध्वंस के बाद, बास्तील का किला जब विध्वंस हो गया 1789 की गर्मियों में, जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वो क्या था? सेंसरशिप की समाप्ति। सेंसरशिप क्या था कि जो आप किताबें छापते हैं या जो कोई लेख छापा जाता है, कोई नाटक होता है, कोई अखबार होता है, तो उसको पहले राजा साइन करता था। अब जो साइन करेगा वो तो ये देखेगा ना इसमें हमारे खिलाफ तो कुछ नहीं लिखा गया, सब हमारी तारीफ में ही लिखा गया है, या कुछ अवेयरनेस वाली चीज तो नहीं है जिससे लोगों को जानकारी हो जाए कि क्या चल रहा है ना। तो ये सारी चीजें वहां से फिल्टर हो जाती थी, वो जो राजा चाहता था वही लोग जान पाते थे। तब ये सेंसरशिप खत्म कर दी गई। उसके बाद क्या हुआ कि जो जैसा चाहता था, जैसे महिलाएं चाहती थी कि उनको क्या अधिकार होने चाहिए, वो क्या मांग रख रही हैं उनकी स्थिति में, तो वो अपना अखबार चलाती थी, अपने पेपर चलाती थी, अपनी बुक्स छापती थी। और जो जो जैसा जैसा चाहता था, जो मध्यम वर्ग के पढ़े लिखे लोग थे वो जो चाहते थे उस तरह से किताबें, पेपर छापते थे, लोगों में बांटते थे, गाँव देहात हर जगह। प्रेस की स्वतंत्रता होने की वजह से विचार बहुत दूर दूर तक फैले। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूस में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का प्रयास लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षित ही जानते थे, लेकिन नाटक देख के लोगों के अंदर अवेयरनेस आ जाती। अच्छा,
तो अब हम देखेंगे इस पूरे फ्रांसीसी क्रांति का सारांश क्या है। सारांश ये है, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू कर दी। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उसकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान प्रणाली चलाई। अच्छा, क्या था कि वहां पर जब ये राजतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र आ गया, उसके बाद नेपोलियन का उदय हुआ, तो शुरू में ये था कि नेपोलियन को लोग समझते थे कि बहुत अच्छा है, हमारे लिए अग्रदूत के जैसा है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उसने अपना साम्राज्य बढ़ाना शुरू किया, अगल बगल के देशों पर आक्रमण करने लगा, उन्हें अपने में मिलाने लगा। तो धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आया कि ये तो एक हमलावर सेना है जो हमारे पास आएगी, हमारे ऊपर आक्रमण करेगी और हमको अपने में हथियार लेगी और हमारे ऊपर शासन करने लगेगी। तो इस तरह से जब नेपोलियन का लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ता गया तो लोगों ने नेपोलियन के खिलाफ भी एकजुट होकर उसके साथ भी 1815 में वाटरलू की लड़ाई लड़ी और नेपोलियन को हरा दिया, और उसकी मृत्यु के काफी समय बाद तक। लेकिन उसने कुछ अच्छे कानून भी बनाए थे, जैसे कि उसने एक नाप तौल का एक पद्धति बना दिया था, दशमलव प्रणाली शुरू कर दी थी, निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बना दिए थे, और भी बहुत सारे चेंजेस किए थे जो आप क्लास 10th में पढ़ेंगे कि नेपोलियन के क्या अच्छे काम थे और क्या बुरे काम थे, जिसकी वजह से उसका पतन हुआ। और जो उसने राज्य अपने हड़प लिए थे बाद में युद्ध कर करके, वो भी जब वो हार गया वाटरलू की लड़ाई में, तो उन सबको भी मुक्त कर दिया गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, इस सारी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान भले ही कितनी भी उठापटक हुई हो, लेकिन लोगों के अंदर स्वतंत्रता, जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत है, महत्वपूर्ण देन है कि स्वतंत्रता होनी चाहिए और हमारे पास कुछ अधिकार होने चाहिए, जो बाद में पूरे यूरोप में फैल गया। और यूरोप के अलग अलग देशों को भी ये एहसास हुआ कि उनका संप्रभु राष्ट्र राज्य होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने आंदोलन भी किए। इसका हमारे यहाँ भी टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय के ऊपर भी बहुत गहरा असर पड़ा था। तो इस तरह से फ्रांस की क्रांति ने पूरी दुनिया में, एक तरह से आप कह सकते हो यूरोप के अलावा पूरी दुनिया में भी जहां जहां औपनिवेश था, वहां पर ये चिंगारी फैलाई कि यहाँ हमारा एक संप्रभु राष्ट्र होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, लोगों को कुछ नैसर्गिक अधिकार भी होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स।